गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे गीसा चैप्टर, जो कि हमारा 3rd चैप्टर है। इसमें अब तक हमने पढ़ा था कि सभी छात्रों से अलग एक गीसा नाम का छात्र रहता है, जो सभी बच्चों से या सभी लड़कों से अलग था। वह पीपल के पेड़ के नीचे गोबर मिट्टी से लीपता और दूसरे दिन उस पर कुछ ना कुछ बिछाकर बैठ जाता। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवा, टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम के पेड़ को कोटर से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता। तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराले विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे कि तैसे ही सामने था, केवल कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। लेखिका ने उन्हें क्या किया था? सफाई का प्रबंध करने के महत्व को भी समझाया था। कुछ ने हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, और कुछ मैले फटे कुर्ते घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजर में रूप में उपस्थित हुए थे। पर घिसा गायब था। जो सभी छात्र थे वो किसी न किसी रूप में लेखिका के सामने आ चुके थे, लेकिन उनमें घिसा नहीं था। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। अभी लौटी है, अतः घिसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना। और इस अभागी के पास कपड़े ही क्या थे जब घिसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कि जैसे ही लेखिका ने घिसा को देखा तो घिसा वहाँ पर नहीं था। सभी के बुलाने पर वह आ जाता है और वो बिना आधा नहाया ही लेखिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब आंखें ही नहीं, मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। तब लेखिका को कुछ उसकी घिसा की आदत देख करके लेखिका को कुछ स्मरण होता है, याद आता है कि द्रोणाचार्य ने अपने भील यानी अपना जो शिष्य